रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और पूरा राज्य अंधेरे के साया में डूबा हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ होने वाला हो। महल से दूर बाजार की तंग गलियों में 3 साए तेजी से भाग रहे थे। जल्दी भागो, पहरेदार आ गए तो बच नहीं पाएंगे। पहरेदारों से नहीं, मुझे उससे डर लगता है। डरो मत, जल्दी से अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी वे तीनों किसी को देखकर अचानक चौंक गए। उनके सामने एक काला साया खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हमें छोड़ दो, हम फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। माफ कर दो हमें, हम इस राज्य को छोड़कर चले जाएंगे। मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर साए ने उस चोर को जोर से मुक्का मारा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। भगवान दिन में सुनता है, रात में सिर्फ मैं फैसला करता हूँ। इतना कहकर वो उन तीनों को वहीं ढेर कर देता है और खुद वहाँ से गायब हो जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, आज फिर उस रात के साए ने अपना इंसाफ किया है। ये तीनों नीच चोर चोरी करने की फिराक में थे, पर सुबह होने से पहले ही उस साए ने इन्हें अधमरा कर दिया। नगर के पहरेदारों को ये बाजार की एक तंग गली में बेहोश मिले। तो तुम वही हो जिन्होंने कल रात शहर की शांति भंग करने की कोशिश की? महाराज, हमें फांसी दे दीजिए, काल कोठरी में डाल दीजिए, पर हमें दोबारा उस साए के हवाले मत करना। वो इंसान नहीं है। इंसान नहीं है? आखिर क्या देखा तुमने उस साए में, और वो ये सब क्यों कर रहा है? महाराज, उसकी आंखों में रहम का कतरा तक नहीं था। जब हमने उससे जान की भीख मांगी तो उसने कहा कि रात में फैसला सिर्फ वही करता है। उसने हमारी ऐसी हालत कर दी है कि अब हम चोरी का सोचेंगे भी नहीं। महाराज, पूरे राज्य में दहशत और चर्चा दोनों है। लोग कह रहे हैं कि जब कानून सो जाता है तब वो साया जागता है, पर सवाल ये है कि वो आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। अब जो भी है, तुमने चोरी की है और इसकी सजा अब तुम्हें मैं दूंगा। दरबारी, इन्हें काल कोठरी में डाल दो। दरबारी उन तीनों को काल कोठरी की ओर ले गया। उनके जाते ही सेनापति ने दरबार में प्रवेश किया। महाराज, ये स्थिति अब नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। वो साया अब राजसत्ता की साख पर वार कर रहा है। सेनापति जी, आप इसे वार क्यों कह रहे हैं? गौर से देखिए, जब से ये साया आया है, राज्य में अपराध की दर आधी हो गई है। वो वही काम कर रहा है जो हमारी सेना महीनों में नहीं कर पाई। मंत्री जी, प्रजा में ये संदेश जा रहा है कि उनके महाराज और उनकी सेना कुछ नहीं कर पा रही। लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि अगर न्याय साया ही कर रहा है तो फिर सिंहासन का क्या काम। डर का ये माहौल लोगों के मन में राजा के प्रति अविश्वास पैदा कर रहा है। आज वो चोरों को मार रहा है, कल अगर वो निर्दोषों पर वार करने लगा तो? लेकिन सेनापति, प्रजा उसे रक्षक बुला रही है। वे उसे भगवान का दूत मान रहे हैं। अगर हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो जनता हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। सेनापति, तुम्हारा डर जायज है। एक राजा के लिए उसकी प्रजा का विश्वास सबसे बड़ा कवच होता है। अगर लोग ये सोचने लगें कि राजा अपराधियों को रोकने में असमर्थ है, तो वो सिंहासन की हार है। तो क्या आज्ञा है महाराज? क्या हम उस साए को पकड़ने का जाल बिछाएं? समझ नहीं आता कि उसे अपना शत्रु मानूं या वरदान। अगर उसे रोक दिया तो क्या राज्य फिर से उन भेड़ियों या अपराधियों के हवाले नहीं हो जाएगा? और अगर उसे ना रोका तो कल को इतिहास मुझे एक कायर राजा कहेगा जो अंधेरे के सामने झुक गया था। महाराज, असमंजस राजधर्म के खिलाफ है। हमें फैसला लेना ही होगा। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और फिर उसी रात एक घटना और घटी। एक राशन के गोदाम में कुछ चोर चोरी कर रहे थे। जल्दी हाथ चलाओ, अगर ये अनाज की बोरियां आज हाथ लग गईं, तो समझो चांदी ही चांदी है। पूरा मोहल्ला भूखा मरेगा और हम ऊंचे दाम में बेचें। पर भाई, सुना है यहाँ उस साये का बहुत खौफ है। अगर वो साया आ गया तो? अबे चुप कर, वो साया वाया सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। यहाँ सिर्फ हम हैं और ये अनाज। अब जल्दी जल्दी उठाइए बोरियां।
हाँ रख रहा हूँ। खुद तो कुछ काम करना नहीं है, बस मुझसे ही बोल। अगर साया आया तो इसे ही सबसे आगे करूँगा। तभी उन्हें वहाँ किसी के आने की आहट हुई। तुमने वो आवाज सुनी? लगता है वो आ गया। अबे तू खाली डर रहा है, और वैसे भी वो आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अपनी चोर बिरादरी का बहुत नुकसान किया है उसने। तभी वो साया उनके सामने आ गया। अपनी बिरादरी की चिंता बाद में करना, पहले अपनी रूह की खैर मनाओ। तू वही है ना? आज तेरा पाला असली मर्द से पड़ा है। देख क्या करता हूं मैं तेरा। चोर चीखते हुए साये की तरफ झपटा, लेकिन साये ने बड़ी आसानी से उस चोर को गिरा दिया। लेकिन चोर फिर से उठ खड़ा हुआ। उसने साये को हराने का एक बार फिर से प्रयास किया। वो फिर असफल हुआ। अब वो समझ चुका था कि साया बहुत ताकतवर है। वो चिल्लाते हुए अपने साथी से बोला, अबे ओ डरपोक, देख क्या रहा है? खड़ा मत रह, हमला कर इस पे। अकेला मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगा। ये तो लोहे का बना लगता है। जल्दी वार कर इस पे। मैंने तो पहले ही कहा था, तूने ही मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया। मुझे नहीं मरना, मुझे जाने दो। भागने का रास्ता तुमने उसी वक्त बंद कर दिया था जब तुमने इस अनाज पर हाथ डाला था। मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसी ने मुझे यहाँ आने के लिए बोला था। इसे पकड़ लो, मुझे जाने दो। साले गद्दार, मुझे पकड़वाने की बात करता है। अगर आज मैं बच गया तो सबसे पहले तुझे देखूंगा। अब तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। तुम दोनों को सजा मिलेगी। इतना कहकर उस साये ने दूसरे चोर को भी नीचे गिरा दिया और फिर उन दोनों सबक सिखाकर वहां से चला गया। अगले दिन वे दोनों चोर दरबार में राजा के सामने थे। महाराज, ये देखिए इन अपराधियों की दुर्दशा। कल रात फिर उसी साये ने राजधर्म को चुनौती दी है। राशन के गोदाम में चोरी की कोशिश हो रही थी, पर सरकारी रक्षकों के पहुंचने से पहले ही वो साया वहां पहुंचा और इन दोनों को इस हाल में छोड़ गया। सेनापति जी, आप बेकार में ही चिंतित हो रहे हैं। मुझे तो लगता है वो साया हमारी मदद कर रहा। वो कोई भला व्यक्ति ही होगा जो उन अंधेरों में मशाल जला रहा है जहां हमारी व्यवस्था की पहुंच नहीं है। मदद? मंत्री जी, आप इसे मदद कह रहे हैं? ये न्याय व्यवस्था का अपमान है। कल अगर कोई साधारण नागरिक भी कानून हाथ में लेने लगा तो क्या आप उसे भी भला व्यक्ति कहेंगे? अराजकता की शुरुआत ऐसे ही होती है। जब लोग राजा से ज्यादा एक नकाबपोश पर भरोसा करने लगे तो समझ लीजिए कि विद्रोह की नींव रखी जा चुकी है। शांत हो जाइए दोनों। आप दोनों के तर्क अपनी अपनी जगह सही हैं। मंत्री जी, आपकी बात सच है कि अपराध की दर कम हुई है, पर सेनापति का भय भी निराधार नहीं है। सत्ता और शक्ति एक ही हाथ में होनी चाहिए, वरना शासन कमजोर पड़ जाता है। अब राजा समझ चुका था कि उसे साये को पकड़ने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सेनापति, हम उस साये की काबिलियत का सम्मान कर सकते हैं, पर उसकी मनमानी का नहीं। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सेनापति, उस साये को पकड़ने के लिए आज ही जाल बिछाओ। कल तक वो साया मुझे अपने सामने चाहिए। महाराज, मैं तो कब से आपके इस आदेश का इंतजार कर रहा था। अब उस साये को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर सेनापति वहां से चला गया। फिर राजा भी उठकर अपने कक्ष की ओर चले गए। महाराज अपने विशाल कक्ष में पहुंचे और बिस्तर पर लेट गए। कुछ देर के बाद वो साया महाराज के कमरे से बाहर निकला और बाहर की तरफ चला गया। शहर के दूसरे छोर पर स्थित शाही अनाज गोदाम में 3 नए चोर घुसने की फिराक में थे। वे नहीं जानते थे कि आज रात का सन्नाटा कुछ और ही कह रहा है। जल्दी करो, सेनापति ने आज शहर में बहुत पहरा लगाया है। हमें जल्दी निकलना होगा। भाई, मुझे डर लग रहा है। सुना है साया चोरों को जिंदा नहीं छोड़ता। अबे चुप, साया आज नहीं आएगा। सुना है सेनापति ने उसे पकड़ने के लिए दूसरी तरफ जाल बिछाया है। तभी गोदाम की छत से एक भारी आवाज गूंजी। जाल शिकारियों के लिए होते हैं, परछाइयों के लिए नहीं। तीनों चोर चीख पड़े। साया उनके सामने खड़ा था। उसने हमला करने के लिए हाथ उठाया ही था कि अचानक चारों तरफ से मशालें जल उठीं। गोदाम के दरवाजे धड़धड़ाकर खुले। सेनापति अपनी नंगी तलवार लिए सैनिकों के साथ अंदर दाखिल हुए।
आखिरकार तुम आ ही गए। मुझे पता था कि तुम अपनी इंसाफ की आदत से बाज नहीं आओगे। आज तुम्हारा खेल खत्म हुआ। साया चारों तरफ से घिर चुका था। तीरंदाज उस पर निशाना साधे हुए थे। सेनापति, आप अपनी ऊर्जा गलत जगह बर्बाद कर रहे हैं। दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। अपनी जुबान बंद रखो। आज कोई कहानी तुम्हें नहीं बचाएगी। सैनिकों, इसे गिरफ्तार कर लो। अगर ये हिलने की कोशिश भी करे तो इसे छलनी कर दो। सैनिकों ने आगे बढ़कर साई को जंजीरों में जकड़ लिया। साई ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, जैसे उसे इस अंजाम का पता था। सेनापति साई के करीब पहुंचे। उनके चेहरे पर जीत का अहंकार था। पूरा राज्य जानना चाहता है कि वो कौन है जो महाराज की सत्ता को चुनौती दे रहा है। आज मैं ये नकाब उतारूंगा और तुम्हारी लाश को बाजार के बीचों बीच लटकाऊंगा। सेनापति ने झटके से साये का काला नकाब खींच लिया। नकाब नीचे गिरते ही सेनापति के हाथ से तलवार छूट गई। उसके पैर थरथराने लगे और चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। पीछे खड़े सैनिक खौफ के मारे 2 कदम पीछे हट गए। ये कैसे संभव है? सेनापति ने ऐसा कुछ देख लिया जिससे वो पूरी तरह चौंक गया। फिर उसने साये को जाने दिया और अपने सिपाहियों को बोलकर उन चोरों को बंदी बना लिया। दरबार में भारी सन्नाटा था। महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सेनापति के लौटने का इंतजार कर रहे थे। सेनापति ने दरबार में प्रवेश किया, पर उनके चेहरे पर वो जीत की खुशी नहीं थी जो कल रात चाल बिछाते समय थी। उनके पीछे सैनिक उन 3 चोरों को घसीटते हुए ला रहे थे, पर वो साया कहीं नहीं था। सेनापति, क्या हुआ? क्या वो साया हमारे जाल में फंसा? क्या तुमने उसका चेहरा देखा? वो कहाँ है? सेनापति खामोश रहे। उनकी नजरें नीची थी। सेनापति, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। पूरा राज्य जानना चाहता है कि वो गुस्ताख कौन है। क्या तुम उसे पकड़ने में असफल रहे? नहीं महाराज, वो साया पकड़ा गया था। उसका सच अब हमारे सामने है। तो फिर उसे यहाँ पेश क्यों नहीं किया गया? कैसी सच्चाई है ये जो तुम्हें इतना विचलित कर रही है? सेनापति धीरे धीरे चलकर महाराज के सिंहासन के पास पहुंचे। उन्होंने महाराज की आंखों में देखा। उन आंखों में जहां हैरानी थी, पर सेनापति की आंखों में एक अजीब सा दुख था। महाराज, उस सच्चाई को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आप कृपया मेरे साथ आइए। सेनापति महाराज को दरबार के बगल में लगे एक आईने के सामने ले गए। ये क्या मजाक है सेनापति? मैं तुमसे अपराधी के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम मुझे आईना दिखा रहे हो। महाराज, गौर से देखिए इस आईने को। आपके सामने जो खड़ा है वही वो साया है। महाराज ने आईने में अपनी छवि देखी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। पागल हो गए हो सेनापति? इसमें तो सिर्फ मेरी शक्ल दिखाई दे रही है। हाँ महाराज, आप ही वो साया हैं। कल रात जब मैंने उस साया का नकाब हटाया तो उसके पीछे कोई अजनबी नहीं बल्कि स्वयं आप थे। पूरी सभा में हड़कंप मच गया। मंत्री जी के हाथ से दस्तावेज गिर गए। महाराज पीछे हटे। उनका सिर चकराने लगा। ये असंभव है। मैं कल रात अपने कक्ष में सो रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज, आप झूठ नहीं बोल रहे, पर आपकी याददाश्त आपको धोखा दे रही है। चिकित्सा शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों में इसे दोहरा व्यक्तित्व विकार कहा जाता है। महाराज, एक राजा के रूप में आप पर धर्म संकट और राजसत्ता का इतना भारी बोझ था कि आपका मन 2 हिस्सों में बट गया। दिन में आप वो न्यायप्रिय राजा होते हैं जो कानून की सीमाओं में बंधा है, जो सबूत मांगता है, जो कूटनीति करता है। लेकिन रात होते ही आपके अवचेतन मन का वो हिस्सा जाग जाता है जो अपराधियों को बिना किसी देरी के तुरंत सजा देना चाहता है। इसका मतलब महाराज को खुद नहीं पता कि वे रात में क्या करते हैं। बिल्कुल। कल रात जब मैंने आपको पकड़ा तो आपकी आंखों में वो राजा नहीं बल्कि वो खौफनाक साया था। आपने मुझसे कहा था कि भगवान दिन में सुनता है, रात में मैं फैसला करता हूँ। पर जैसे ही सुबह हुई, आपका वो व्यक्तित्व सो गया और आप फिर से हमारे महाराज बन गए। इसीलिए पहरेदार आपको महल से बाहर जाते नहीं देख पाते थे, क्योंकि आप गुप्त रास्तों से निकलते थे जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं। महाराज निशब्द खड़े थे।
उनके दिमाग में बीती रातों के धुंधले मंजर कौंधने लगे। उन्हें समझ आया कि क्यों सुबह उठने पर उनके शरीर में दर्द रहता था। महाराज, वो साया कोई अपराधी नहीं था। वो आपके अंदर का वो अटूट न्याय था जो इस भ्रष्ट व्यवस्था को सह नहीं पा रहा था। आपने खुद से ही लड़कर इस राज्य को अपराध मुक्त किया है। तो अपराधी और न्यायाधीश दोनों मैं ही हूँ। पूरा दरबार नतमस्तक था। राज्य को उसका रक्षक मिल गया था, भले ही वो एक परछाई के रूप में ही क्यों ना हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।